जय जिनेन्द्र। जैसा कि बसंत पंचमी के दिवस आचार्य कुंदाचार्य के जन्म दिवस पर राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का निर्माण किया गया है और ग्रंथ कुटीर के अंदर शास्त्रीय भाषाओं के विविध अलग अलग ग्रंथ रखे गए हैं, जिसमें से 10 ग्रंथ हमारे प्राकृत जैनागम के हैं। उन्हीं 10 प्राकृत जैनागम के ग्रंथों के अंदर से एक ग्रंथ विराजमान हुआ है, गोमटसार कर्मकांड जी। जिस गोमटसार कर्मकांड जी को आचार्य निमित्तन सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा था, उसके ऊपर रेखांकित एवं चित्रांकन के द्वारा एक आसान युवा व्यक्ति को भी या एक अननोन व्यक्ति को भी गोमटसार कर्मकांड और जीवकांड समझ में आ सके, उसके अंदर तैयार किया है हमारे इंदौर के श्री प्रकाश जी छाबड़ा ने। आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब करते थे, वहाँ से आपने जॉब छोड़ करके अभी जैन संस्कारों को और जैन अध्यात्म को युवाओं तक पहुंचाने के लिए आप सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से मुखातिब हो रहे हैं, उन्हीं से जान रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जब ग्रंथ कुटीर में आपका गोमटसार कर्मकांड जी जो आपने नवीन विधा में रचा है, वो जब वहाँ विराजित हुआ तो आपको उसका खबर जान के या उसकी जानकारी मिल करके आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ संकित जी। एक्चुअल में ये जो यहाँ गोमटसार कर्मकांड विराजमान हुआ है, ये जैन दर्शन के एक अनुयोग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। जैन दर्शन में 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। उसमें ये कर्णानुयोग के जो 2 प्रतिनिधि ग्रंथ है, जीवकांड और कर्मकांड, उसमें से ये एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जैन दर्शन के अनुसार कर्मों की क्या व्यवस्था है, कर्मों के बंध, उदय, तत्व आदि जो 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, उसका इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। और एक्चुअल में हमको धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय प्रोफेसर वीर कुमार जी दिल्ली वालों का, उन्होंने ही, उनको हमने किताब भेंट की थी। अभी कुंभोज बाहुबली में हमारा शिविर था गोमटसार जीवकांड पर, तो वहां ये ग्रंथ मैंने उन्हें भेंट किया था और उन्होंने ये प्रयास करके इसको राष्ट्रपति कुटीर में विराजमान करवाया है। तो इसका श्रेय वास्तव में उसको जाता है। तो ये जो कर्मकांड ग्रंथ है, ये हमारे जैन दर्शन के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ षटखंडागम है, उसकी जो 2 टीकाएं है, महाधवल और महाबंध, उसका ये संक्षिप्त रूप है। और जिस किसी को भी यदि कर्मों के बारे में और कर्णानुयोग के बारे में प्रारंभिक परिचय प्राप्त करना हो और थोड़ा डिटेल में भी जानना हो, तो उसको ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को कंप्यूटर पे पूरा टाइप हमने किसी और से न करवाकर हमने खुद ने किया। मेरी वाइफ है श्रीमती पूजा जी छाबड़ा, जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ भी लिखा है इसी तरह से, और उनने पूरा इसको खुद ने पूरे इसके चार्ट और टेबल बना के इसको पूरा टाइप भी उन्होंने ही किया है, मतलब पूरा रेखा चित्र और तालिकाएं पूरी उन्होंने बनाई है और पूरा काम जो है इसका उन्होंने किया है। इसलिए जब काम हमने देखा इसको कि राष्ट्रपति भवन की कुटी में विराजमान हुआ है, तो हमको बहुत खुशी मिली इससे और हमको ये प्रेरणा मिली कि हम आगे भी इस तरह के और काम मिले। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो हमारे दिमाग में इस तरह के जो कि सबके लिए उपयोगी है और जैन दर्शन के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बहुत कार्यकारी है, तो उनको करने के लिए हमारा जो उत्साह है वो इससे बहुत गुना बढ़ा है। और हम चाहेंगे कि आगे भी यदि इस तरह के ग्रंथों का यदि लोगों को परिचय हो तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर बहुत अनमोल विधाएं हैं। आप किसी भी चीज को यदि आप लेवे तो उस पर आप अपना पूरा जीवन बहुत आनंदमय और बहुत सारी रिसर्च करके आप दे सकते हैं। जैसे ये भी एक कर्मकांड ग्रंथ प्रकाशित हुआ, ऐसी जीवकांड है, जीवकांड के अंदर भी बहुत सारा जो जीवों का वर्णन है, जो आज जो पूरा हमारी जितनी भी जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारी बातों का वर्णन उसके अंदर है। तो ये हमको देख के एक्चुअल में हमारा तो ग्रंथ है नहीं, तो ग्रंथ तो निमित्तन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का है। खुशी तो इस बात की हुई कि ये ग्रंथ वहां पर पहुंच गया और लोग कम से कम आगे जब भी राष्ट्रपति भवन जाएंगे और ग्रंथ कुटीर जाएंगे तो उनको इस जैन दर्शन के अद्भुत जो ग्रंथ है, जिसमें गणित भी है और जिसमें कर्मों का पूरा वर्णन है,
पूरी दुनिया आज ये जानना चाहती है कि भाई हम सुखी क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं, किसी का भाग्य का निर्धारण कैसे होता है। तो इन सब बातों का बहुत प्रैक्टिकल और रोचक तरीके से हमारे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने वर्णन किया है। तो बहुत मेरे को जान के आनंद हुआ कि ये ग्रंथ विराजमान हुआ। इसके साथ में और भी अनेक ग्रंथ जैन दर्शन के जो प्राकृत विद्या में है, प्राकृत भाषा में है, वो भी विराजमान हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जैन समाज के लिए और सबके लिए प्रसन्नता का विषय। बहुत अच्छा। हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रपति महोदया ने सभी युवाओं से आग्रह किया है कि वो हमारी प्राकृत भाषा से जुड़े। स्पेशली उन्होंने प्राकृत वर्ड नहीं दिया, वहाँ पर उन्होंने शास्त्रीय भाषा का वर्ड यूज किया है। और हमारी जैन समाज की एक भाषा है प्राकृत भाषा, हमारी ही भाषा है। हम उस प्राकृत भाषा से कैसे जुड़े, और ये ग्रंथ विराजमान होने से प्राकृत भाषा को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे मतलब इस ग्रंथ विराजमान होने से आपके जीवन में कैसे प्राकृत भाषा आपके जीवन में आई? नहीं, देखिए, ये जो मेरा आपको थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ कि मेरी जब धार्मिक रुचि लगी थी उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो मुझे दर्शन का इतना इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने सोचा भी कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर और शास्त्री बनूं, दर्शन शास्त्र पढ़ूं। लेकिन मेरे परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हुए, तो मेरे को मजबूरन जो है इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। और जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो मेरे को सब लोगों ने कहा कि भाई आप जॉब ढूंढो, नौकरी ढूंढो। तो नौकरी भी मेरे को उसी फील्ड में करने के लिए मैंने बिल्कुल अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी, और मैंने कंप्यूटर साइंस में यूएस में जाके मास्टर्स किया। और यूएस में जाने के लिए मैंने इंग्लिश की पूरी वोकेबलरी याद करी, ये सब काम मैंने किए। लेकिन मेरा जो सपना था कि मैं शास्त्री बन सकूं और जैन दर्शन को बहुत गहराई से पढ़ सकूं, तो वो मैंने सपना जो है वो मेरा वहां पे जाके, और वो सपना मेरा कायम रहा। और मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने जीवन मतलब नौकरी से निवृत्त होकर, और फिर मैं हिंदुस्तान इसीलिए आया। मैं आया इसीलिए कि मैं, ताकि मेरा जो सपना है व्याकरण पढ़ने का, जैन दर्शन को गहराई से पढ़ने का, क्योंकि हमने बहुत ग्रंथ सुने थे बचपन से ही, धवल, जय धवल, महाधवल। तो ये सब ग्रंथ हम सोचते थे कि हम भी पढ़ें। और जब ऐसा लगा कि जिंदगी केवल नौकरी में पूरी हो जाएगी, तो हमने उस नौकरी को छोड़ के और इंडिया आए। और इंडिया आके मैंने सबसे पहला काम यही किया कि भाषा को सीखें। तो भाषा सीखने के लिए मैंने ट्यूटर पॉइंट, मतलब हमारे जो पर्सनल जो ट्यूशन थी वो की मैंने। और उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझे सुबह 4 बजे बुलाया। 4 बजे हमने पढ़ना चालू किया सुबह। और संस्कृत जो है मैंने 4 साल तक संस्कृत पढ़ी। तो ये भाषा तो मैं सबको कहता हूँ कि सब पढ़ो, क्योंकि आज हमारे पास में बहुत रिसोर्स उपलब्ध है और बहुत संसाधन उपलब्ध है। जब हमारे पास इतनी सब चीजें उपलब्ध है तो हमें उसका खूब भरपूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भाषा नहीं समझेंगे तब तक हम आचार्यों के मूल भाव से परिचित नहीं हो सके। कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में बात करता है, यदि आपको वो भाषा आती है तो आप उसके भाव को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और हमें आचार्यों के मूल भाव को यदि समझना है तो हमें उनकी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके लिए हम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। संस्कृत वास्तव में मैं तो कहता हूँ केवल शास्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि जो भी धर्म पढ़ना चाहते हैं, अपना आत्मिक करना चाहते हैं, जिन्हें भी थोड़ी भी दर्शन शास्त्र में रुचि है, उन सभी को ये सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। और ये जो आपने प्राकृत की बात कही, ये बहुत बढ़िया बात कही। प्राकृत एक्चुअल में संस्कृत से भी प्राचीन भाषा है। और प्राकृत के लिए मेरे को कई बार चिंता होती है। अभी आपने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें वाइस चांसलर ने भी, संस्कृत सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी ये जो है मतलब उन्होंने एक बड़ी मतलब चिंता व्यक्त की कि भाई यदि हमारी पीढ़ी ये प्राकृत नहीं समझेगी तो ये प्राकृत भाषा जो है विलुप्त भाषाओं में एक हो जाएगी। और ये वास्तव में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी आगे की पीढ़ी है वो अंग्रेजी तो सीख रही है, लेकिन वो संस्कृत प्राकृत ये नहीं सीख रही है। तो आगे जो लोग होंगे वो कैसे इन ग्रंथों को समझेंगे, क्योंकि भाषा के बिना इन ग्रंथों को समझना बहुत मुश्किल है। तो जब तक वे भाषा नहीं समझेंगे तब तक वे प्राकृत पढ़ेंगे कैसे। और हमारा सारा साहित्य जो है इन्हीं भाषाओं में, आप देख रहे होंगे मेरे आसपास जितनी किताबें हैं वो सब संस्कृत प्राकृत में है। तो ये जब तक हम
वो भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, गौतम वर्धन ने क्या कहा है, कुंद कुंदाचार्य देव ने क्या कहा है, कि जितने भी दर्शन है हिंदुस्तान के षट दर्शन उनमें कहा क्या लिखा है। ये सारी बातें बिना भाषा के नहीं हो सकती। इसलिए सभी लोगों को भाषा पढ़ने का मैं बहुत आग्रह करता हूँ। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, थोड़ी भी मेहनत करेंगे हम तो हम उसका बहुत कुछ जो खास खास चीजें पढ़ सकते हैं। इसमें 80-20 का नियम है कि हम 20% में मेहनत करके उसका 80% समझ सकते हैं। फिर बाकी का जो 100% करना है आपको, उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, लेकिन आपको थोड़ी भी मेहनत करके संस्कृत की मूलभूत चीजें ख्याल में आ सकती है। और भाषा में दूसरी चीज और एक है कि हम यदि पढ़ भी लेंगे और यदि उसको ग्रंथों पे लगाएंगे नहीं, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, हम उसमें पढ़ाएंगे नहीं, हम उस पर कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक वो भाषा की माहिरती नहीं होगी, एक्सपर्टीज नहीं होगी। इंग्लिश के लिए बारे में कहा जाता है कि आप केवल इंग्लिश बोलो ही, उससे काम नहीं होगा, आपको सोचना भी इंग्लिश में होगा, आपके विचार भी इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि आपके विचार भी संस्कृत में आना चाहिए, प्राकृत में आना चाहिए। और ये प्राकृत तो बहुत प्राचीन और बहुत सरल भाषा है। संस्कृत फिर भी एक नियमों में बंधी हुई भाषा है, लेकिन प्राकृत जो है वो बहुत मतलब बहुत सरल है, आबाल गोपाल सबकी भाषा है। और जो संस्कृत सीखते हैं उनको प्राकृत सीखने में बहुत सहयोग मिलता है। इसलिए संस्कृत सीखने वाले सारे जितने हमारे शास्त्री है उनसे मेरा विनम्र निवेदन भी है कि वे इस प्राकृत भाषा पे भी ध्यान देकर और इसकी भी व्याकरण अच्छे से सीख कर और हमारे अनेक ग्रंथ जो भी अनुवाद होने से बचे हैं उनका अनुवाद करें और अपनी आगे की पीढ़ी को भी प्राकृत अवश्य सिखाएं। बहुत अच्छा है, आपकी भावना बहुत अच्छी है। दूसरी बात एक चीज और मुझे कहनी थी कि जब ये बात राष्ट्रपति भवन से आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब जैसे देश के जो सबसे बड़े पदवी धारक व्यक्ति हैं, उनकी ओर से ये मैसेज जाएगा तो मेरे ख्याल से सभी लोग इसके करने के लिए उत्साहित होंगे और सभी लोग भाषाओं को सीखने के लिए उत्साहित होंगे। भाषा जो है आज हम देखते हैं कि ये जो संस्कृत है थोड़ी कठिन जरूर है, लोग अंग्रेजी सीखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो 16 ही वर्ण है, 26 वर्ण है, हमारे यहाँ 64 वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें थोड़ा उद्यम सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा। अगला हमारा प्रश्न आपसे है कि पंथ संप्रदाय से परे हमारे जैनाचार्यों ने बेजोड़ कार्य किया है जैनागम के क्षेत्र में और प्राकृत के क्षेत्र में। हमें गवर्नमेंट सर जी से वर्तमान प्रासंगिकता में क्या प्रेरणा मिलती है? गवर्नमेंट सर कर्मकांड की जो है वो उसमें मूलतया कर्म क्यों बनते हैं, कर्म का उदय किस तरह से आता है, कर्मों की सत्ता किस तरह से रहती है, इन सब का वर्णन है। और इससे हमको मोक्ष मार्ग समझने में, हमारे जीवन में भी जो नाना प्रकार की अवस्थाएं बनती है, आज हमें ये शरीर क्यों मिला, ये कलर क्यों मिला, इतनी हाइट क्यों मिली, ये सब चीजें, शरीर की अवस्था क्यों मिली, ज्ञान हमारा ऐसा क्यों है, श्रद्धा हमारा ऐसा क्यों, इन सब बातों के उत्तर यदि आप देखेंगे तो ये सारे उत्तर उसके अंदर है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको कर्मकांड में, गोमट सार जी कर्मकांड ग्रंथ में मिल सकते हैं। इसलिए ये ग्रंथ हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ये दूसरी बात ये है कि ये इस ग्रंथ में यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसा आपने कहा ना अभी कि ये पंथ संप्रदाय से परे है, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर जो सबके ऊपर जो कर्म थ्योरी अप्लाई होती है, मतलब एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीव परिणाम करते हैं और उन परिणामों से वो कर्म बांधते हैं, कर्मों का उदय आता है तो उसका फल भोगते हैं। तो ये चीज तो सबके लिए एप्लीकेबल है। हम कौन से भाव से कौन से कर्म बांधते हैं, उनका उदय कैसा आता है, इस संसार में ये जो जीवों की नाना व्यवस्थाएं दिख रही है, विश्व की विचित्रताएं दिख रही है, इस सबका उत्तर जो है वो कर्मकांड देता है। और कर्मकांड तो सीधे जीव के भावों की बात करता है, उसमें कुछ भी सांप्रदायिक कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सब मत मतांतरों से भिन्न और हमारे को अपने भावों को शुद्ध करने के लिए और बंध से लेकर मोक्ष तक की हमारी यात्रा कैसे होती है उस सबका वर्णन इसमें किया। गवर्नमेंट सर कर्मकांड जी जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से आधुनिक विज्ञान उससे हो सकता है? विज्ञान देखिए, गोमट सार जी कर्मकांड में बहुत सारा गणित विषय है। वो गणित विषय जो है वो जरूर लोगों के लिए बहुत सारी उसमें रिसर्च हो सकती है, बहुत सारी ऐसी थ्योरम से, बहुत सारी इक्वेशन से, बहुत सारी चीजें जो है जो दी है,
जो लोग कह रहे हैं, कई गणित के विषय जो है हो सकता है कई लोगों को ख्याल में ना हो, कई विधाएं, कई चीजों को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक, मैंने मैथमेटिक्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, लॉगरिथम निकालना है, रूट निकालना है, तो उनकी अलग अलग तरीके इनमें बताए हैं। ये जो हमारे यहाँ जैन गणित है, जो कि गोमटसारजी कर्मकांड जो उसका एक हिस्सा है, जैसे त्रिलोक सार के अंदर सबसे पहले जैन गणित बताया है, ऐसे गोमटसारजी कर्मकांड की जो टीका है, उन टीकाओं के अंदर सर्वप्रथम गणित का वर्णन है। मूल ग्रंथ में गणित का वर्णन नहीं है, मूल ग्रंथ में तो त्रिलोक सार में है, प्राकृत भाषा में, लेकिन जो गोमटसार कर्मकांड की जो टीका है केशव वर्णी की और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की, उनमें, और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टोडरमल जी की, उसमें उन्होंने विस्तार से गणित का वर्णन किया है। तो वो गणित जो है बहुत बहुत उस मतलब बहुत रिसर्च का विषय हो सकता है, और उस गणित से हमको कई चीजें जो है नई नई पता चल सकती है। और साथ में ये जो पूरी दुनिया के अंदर आज लोगों की जो शरीर की ऊंचाई वगैरह के बारे में हम जानना चाहते हैं, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक की, तो हमारे छोटे छोटे चार्ट के माध्यम से पूरी दुनिया के सारे जीवों के शरीर की लंबाई कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक की, इनकी संख्याएं क्या है, इनका क्षेत्र कितना है, इनका स्पर्शन कितना है, कोई भी एकेंद्रीय है उसकी मैक्सिमम मिनिमम आयु कितनी है, दो इंद्रिय की कितनी आयु है, चींटी कितने दिन जी सकती है, मच्छर कितने दिन जी सकते हैं, पेड़ पौधे कितने दिन जी सकते हैं, पानी कितने दिन जी सकता है, अग्नि कितने दिन जीती है, ये सारी बातें हैं जो दुनिया को आज नहीं मालूम है। और ये सब इसने दी है, लोग यदि इसका चाहे तो इसकी हर एक चीज में रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आज दुनिया को नहीं मालूम है जो जैन दर्शन तक ही सीमित है, और यदि लोग इस पे प्रॉपर रिसर्च करना चाहे हमारे शास्त्रीय विद्वान, तो इन ग्रंथों में बहुत है जो दुनिया को लाके बता सकते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने पारित किया था कि प्राकृत भाषा को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उस प्राकृत भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा IKS, जिसका आप नाम सुन रहे हैं, और इंदौर में भी एक जैन अध्ययन केंद्र खुला है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के अंदर। इन तीनों को कंबाइन करते हुए आप किस तरीके से युवाओं में देखते हैं कि युवा किस तरह से हमारे जैन दर्शन से और जैन परंपरा से, जैन आगम से जुड़ते हुए भारतीय ज्ञान प्रणाली और प्राकृत भाषा का संरक्षण करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सके? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमारे जितने युवा लोग हैं, थोड़ा उनका विषय जो है वो, आज के जो मेजॉरिटी युवा है वो हमारे केवल अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, अर्थकारी विद्याओं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यदि वे इस दर्शन के अंदर भी जाएं तो उसमें इनको बहुत प्रमेय मिलेगा। और अर्थ की भी जहां तक बात करें हम, तो मैं अपने जीवन से लोगों को कहता हूं कि भाई, हम यदि अर्थ भी कमाना चाहें तो कुछ वर्ष को कमा के, उसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी जिंदगी का समय है, तो उस समय हमें दर्शन पढ़ना, ये दर्शन और विद्या, ये भाषा पढ़नी चाहिए। और ये जो भाषा है, इसके लिए हमको उसकी थोड़ी वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी भी थोड़ी याद करनी चाहिए। जो संस्कृत भाषा का संस्कृत अभिधान है, अभी हमारे पास एक ग्रंथ है, ये संस्कृत हिंदी कोश, और भी जो संस्कृत के अंदर धनंजय नाम माला है, अनेक जो उसकी वोकेबलरी है, जो शब्द माला है, नाम माला है, उनको थोड़ा याद करना चाहिए। और जैसा मतलब ये जो लोग संस्कृत में शास्त्री करते हैं, उनको उस फील्ड को, अपने आप को और आगे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि जब वे शास्त्री करने के बाद में दूसरी विद्याओं में लग जाते हैं, तो वो उनका पढ़ा हुआ वो थोड़े काल बाद चला जाता है। कोई भी चीज है, आज मैं यदि मैथमेटिक्स बहुत टाइम तक नहीं पढ़ूंगा, फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, तो भूल जाऊंगा। तो हमें ये उद्यम करना चाहिए कि हमारे जो शास्त्रीय विद्वान हुए हैं वो निरंतर इसी कार्य में लगे रहे, और उनको सब लोगों को उनको आर्थिक रूप से जिस तरह से मदद हो, वो आर्थिक रूप से गवर्नमेंट को भी और संस्थाओं को, सभी लोगों को सब तरफ से सहयोग करके और उनका उपयोग इस विद्या के बढ़ाने में रहे, ये उद्यम उनको करना चाहिए। और इसके लिए उनको टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा यदि ज्ञान हो, जैसे मैं कहता हूं कि दुनिया को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ही मैं संस्कृत के विद्यार्थियों को कहता हूं कि उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ये जो है आजकल की प्रारंभिक नीड हो गई है, ये नीड ऑफ द आवर है। यदि आप टेक्नोलॉजी से आप टच में नहीं होंगे, यदि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भाषा का आपको ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो दुनिया में थोड़ा काम करने में आपको दिक्कत आएगी।
इसलिए आप थोड़ा समय निकाल के इन दूसरी विद्याओं को भी सीख लीजिए ताकि आपको आजीविका में दिक्कत नहीं आए। और बाकी आप अपना मुख्य ध्येय संस्कृत विद्या और उसके संस्कृत के साथ में प्राकृत विद्या और उसके प्रचार प्रसार और साथ में जो उसकी भाषा में जो छिपे हुए अनेक जैन गूढ़ सिद्धांत है उनको बाहर करने के लिए करना चाहिए। जैसा आपने बताया, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर को, भारत सरकार के यूजीसी के द्वारा जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है, उस नेट एग्जाम में प्राकृत भाषा का एक अलग से पेपर होता है। प्राकृत भाषा का भी एक पेपर है, जैन दर्शन जैनागम का पेपर तो गांधी और बुद्ध के साथ में प्राकृत को लेकर के एक पेपर होता है वहाँ पर। और साथ में देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों में हमारे पास वहाँ से बीए, एमए और पीएचडी करने के अवसर भी व्याप्त हैं। तो हमारे जो भी जो घर पर फ्री हैं या फिर अन्य किसी जॉब फील्ड में लगे और उनके पास कुछ समय अवेलेबल है, तो वो हमारे इन प्राकृत ग्रंथों के साथ साथ इन प्राकृत के कोर्सेज भी कर सकते हैं। और कोर्स के साथ साथ फ्यूचर में जाकर के वो अपना एक शोध अध्ययन करके पूरी दुनिया में बता सकते हैं कि किस तरह से प्राकृत के ग्रंथों के अंदर आए हुए परिप्रेक्ष्य को हम मॉडर्न दुनिया के सामने लेकर के आए। क्योंकि जब तक हम शोध नहीं करेंगे और जब तक हमारे ग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य दिए गए हैं वो आम जनमानस के सामने नहीं आएंगे, तब तक हम उस क्षेत्र में उतना अच्छा व्यापक कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरा दुनिया इस समय जो है वो पूरा रिसर्च एविडेंस बेस्ड है और हमें रिसर्च किए बिना हम भी किसी बात को नहीं मानते हैं। तो हमारे आचार्यों ने जो बात कही है वो दुनिया जब ही मानेगी जब हम उसको शोध करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने तो संस्कृत फील्ड से, प्राकृत फील्ड से अध्ययन नहीं किया, मतलब आपका पूरा अध्ययन तो आईटी फील्ड से था, इंजीनियरिंग आपने किया पूरा, और प्राकृत के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य आचार्य ने तो किया, पर आपने उसको एक आधुनिक युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप प्रस्तुत किया। और आज हम देखते हैं कि श्वेतांबर में हो, दिगंबर में हो या नॉन जैन हो, सभी जगह गोमट साहब कर्मकांड जी पढ़ने के लिए आपकी पुस्तक को एक रेफरेंस बुक के रूप में यूज किया जा रहा है। तो रेफरेंस बुक के लिए आपने गोमट साहब कर्मकांड बनाया, उसके बाद गोमट साहब जीवकांड जी भी आ गया। उससे पहले सबसे पहले आपकी पुस्तक आई थी तत्वार सूत्र जी, जो संस्कृत भाषा के अंदर थी, उसको आपने हिंदी ट्रांसलेट करके और रेखांकित नामांकित करा। तो आप सभी युवाओं से, मतलब लास्ट हमारा एक ओवरव्यू है कि आप युवाओं से और हमारे आम जनमानस से, मतलब आम जनमानस किस तरह से जैन ग्रंथों को लेकर के अपना जीवन स्वर्णिम बनाए। जैसा आपने तो रिटायरमेंट लेकर के पूरा जीवन स्वर्णिम बनाया ही, और आने वाले सारे विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। और एक आम जनमानस किस तरह से अपने को इंस्पायर कर सके, वो एक यूथ आइकन बन सकते हैं। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, सीधी सी बात है। हमें सब चीज सीखने का टाइम देना होगा। हमें थोड़ा टाइम जो है समय का मैनेजमेंट सीखना होगा। हमारे जीवन में हमारा जो जितना हमारा ब्रेन है हम उसका 10% यूज करते हैं, हमारे टाइम का भी हम इफेक्टिव यूज 10% करते हैं। तो हमको जो है ना ये नई नई चीजें, यदि मुझे आज मैं कहता हूँ किसी को पैसे की समस्या है तो उसको पैसे की समस्या, दुनिया में जो फील्ड है जो जिनके अंदर अर्थ कमाया जा सकता है उसको थोड़ा टाइम उसमें बुद्धि लगा के आप सीखो। यदि आपको मतलब आप जो है आप मोबाइल देखने में, आप दूसरी जो है टीवी के बेकार मतलब जो है व्यर्थ की जो न्यूज़ेस है, व्यर्थ की चीजें हैं, उनको देखने में आप समय गवाया न करके व्यर्थ के जो है गप शप के अंदर, मतलब जिनसे हमारे आत्मिक प्रयोजन की भी और लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती है, उन सब कार्यों से समय निकालकर और हमें थोड़ा मेहनत करना होगा। हम जब संस्कृत सीख सकते हैं तो हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते, और हम जब संस्कृत में शास्त्री कर सकते हैं तो हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीख सकते। हमारा जो इनसे जो दूरी बनाए रखने का उद्यम है, और फिर हम जो है दूरी बना के और हम अपने समय को जो वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा दूरी न बना के थोड़ा टाइम दो, चीजों को पढ़ो, और चीजों को पढ़ के और दुनिया को बहुत सारी चीजें आपसे अपेक्षाएं, खासकर शास्त्रीय विद्वानों से, कि वे हर ग्रंथ में से अनेक नई नई बातों को रिसर्च पेपर के माध्यम से, पीएचडी के माध्यम से और सारे विश्व के सामने रखे, ताकि जैन दर्शन की जितनी विद्याएं हैं उनका परिचय आम जनता को भी मिल सके। तो मेहनत करने के अलावा इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सभी लोगों को प्रतिदिन कम से कम 4-6 घंटे स्वाध्याय करना, पढ़ना, अपने जो विद्या आप पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर टाइम देना, ये सब आपको करना होगा। और आपको अपने जो
पंचेंद्रिय के विषय भोग है और जो आपकी थोड़ी बहुत जो आपका जो इंटरटेनमेंट है उसको आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा कम करके और अपने ज्ञान आराधना में समय देना। बहुत अच्छा। एक आपको भी मैंने जो वीडियो भेजा था, हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर श्रीनिवास मुलखेड़ी जी, वो समय समय पर ये कहते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में तो इतना काम पूरी दुनिया में हो रहा है, पर प्राकृत के क्षेत्र में इतना काम नहीं हो रहा है। और यदि हम प्राचीन समय को देखें तो हमारी छोटी छोटी पाठशालाओं के अंदर भी प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था और वहाँ पर अध्ययन और अध्यापन कराया जाता था। आज हम इस क्षेत्र में किस तरह से उसको सर्वांगीण करते हुए, हमारे जैन दर्शन की व्यापकता को बढ़ाते हुए बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को किस तरह से जोड़ सकते हैं? देखिए, प्राकृत भाषा के लिए अपने को प्राकृत में शास्त्री बनाना होगा। अभी संस्कृत में शास्त्री चल रहे हैं, अब हमारे को थोड़ा शास्त्री हमें प्राकृत भाषा के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि खास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जैन दर्शन के जो प्राचीनतम ग्रंथ है वे सब प्राकृत भाषा में, और जो ये जगत में मान्यता है कि संस्कृत पहले थी, प्राकृत बाद में थी। जब प्राकृत भाषा के प्राचीन ग्रंथ सामने आएंगे तो उससे प्राकृत की भी प्राचीनता सिद्ध होगी, और प्राकृत की प्राचीनता से जैन दर्शन की भी जो प्राचीनता है वो समझ में आएगी लोगों को, और लोगों को ख्याल में आएगा कि ये जो जैन दर्शन है ये आजकल का नहीं है, ये इवन बहुत समय पहले से चला आ रहा है। यद्यपि अनेक फिलोसोफर्स ने भी बात कही है कि पार्श्वनाथ भगवान जो है वो महावीर भगवान के पहले हुए हैं, वो हिस्टोरियन थे, ऐतिहासिक पुरुष थे, पौराणिक पुरुष नहीं थे। मार्क मुलर वगैरह ने रिसर्च की है। तो वो सब बातें जो है वो बातें तभी प्रूव होगी जब आप जनता के सामने उसको लेके आएंगे, और जनता के सामने लेके आने के लिए प्राकृत भाषा में जो हमारा साहित्य बिखरा हुआ उस पर बहुत रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि संस्कृत में तो फिर भी काम हुआ है और ये प्राकृत में नहीं काम हुआ। दूसरी बात ये है कि यदि ये प्राकृत भाषा पे ध्यान नहीं दिया तो ये लुप्त ही हो जाएगी। संस्कृत को बहुत दुनिया बढ़ रही है, संस्कृत के कोर्सेज है, विदेशों में भी संस्कृत के कोर्सेज है, यहाँ तक कि यदि कोई संस्कृत अच्छे से पढ़ ले तो उसको विदेशों में $8,000 तक की नौकरी मिल सकती है। उसको 2 भाषा अच्छे से आनी चाहिए, संस्कृत और इंग्लिश, तो पढ़ाना आना चाहिए। तो ये संस्कृत तो फिर भी जीवित रहने के मतलब बहुत सारी चीजें हैं, और संस्कृत बहुत सुव्यवस्थित है, तो उसके लिए इतनी चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन प्राकृत के लिए चिंताजनक बात यह है क्योंकि प्राकृत में अध्ययन अध्यापन कम हो गया, इसलिए प्राकृत भाषा पे हम सबको ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। संस्कृत के लिए यदि अपने को विकास करना है तो आज हमारी गवर्नमेंट ने जैसे अभी 12,500 करोड़ रुपए एक वायुयान को बनाने के लिए जो है निकाले हैं, असाइन किए हैं, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट को एक कंपाइलर संस्कृत में बनाने के लिए भी पैसे लगा देने चाहिए। यदि इसके लिए उस बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, वायुयान के लिए 12,500 करोड़ लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करोड़ों में ही काम हो जाएगा। और यदि संस्कृत में कंपाइलर तैयार हो गया तो हमारे देश के खुद के सॉफ्टवेयर, खुद के सिस्टम तैयार हो जाएंगे। पहले भी एक प्रस्ताव आया था कि ये जो C++ लैंग्वेज है इसकी जगह लैंग्वेज संस्कृत होना चाहिए, लेकिन संस्कृत जानने वाले नहीं थे। यदि हमारी गवर्नमेंट यदि प्रयास करे और थोड़ा पैसा इस पर डेडिकेट करके काम करे तो काम हो सकता है, और ये काम हमारी आगे की सदी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत कार्यकारी होगा। हमारा जो है मतलब हमारी आर्थिक तरक्की से भी बहुत चीजें जुड़ी हुई है, और हमारे लोगों ने संस्कृत पे इतना काम किया, 600 साल तक उसको परिष्कृत किया, तो क्यों ना उस भाषा में ही हमारा एक कंपाइलर बने और संस्कृत भाषा ही हमारे जो है सॉफ्टवेयर की भाषा बने। ये काम होगा। अच्छा, हम हमारे सारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने अष्टादशी प्रोजेक्ट निकाल रखा है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे देश में रोल आउट होता है। उसके अंदर पाली और प्राकृत भाषा के संवर्धन के लिए एक स्पेशल फंड वहां से रिलीज होता है। तो हमारी दुनिया में, देश दुनिया में जो लोग भी प्राकृत के क्षेत्र में कोई भी इनिशिएटिव करना चाहते हैं, कोई भी नवाचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से उनके सारे द्वार खुले हैं। वो अपने प्रपोजल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं और आपके वास्तविक प्रपोजल को हम स्वीकृति प्रदान करेंगे, और आपको वहां से फंड भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप जैन दर्शन के ग्रंथ अध्ययन और अध्यापन करने के लिए आप विश्वव्यापी बनने में सहयोग करें। मेरी ऐसी आपसे अपील है। जाते जाते इतना ही मैं कहूँगा सभी लोगों से कि अभी हम लोगों ने एक आज गोमट साहब कर्मकांड जी का एक रिकॉर्ड किया है। इसी तरीके से हम 10 ग्रंथों के ऊपर जो उनके लेखक है, जो उनके संपादक है, जिन्होंने उस पर काम किया है, हम सबके एक एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का उनसे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
आप सभी बने रहिए इसी तरीके से। जय जनेन्द्र।